इसमें क्या था, कल जो क्वेश्चन बताए थे लेक्चर नंबर 12 में, उसमें ये वाली जो दिशा दिखा दिया था उल्टा लिखा दिया था, ध्यान नहीं दिया था। ये वाली दिशा जो है ऐसे होगी, इधर नहीं होगी, ये इधर होगी। और दूसरी क्या, ये वाली जो दिशा है इधर के बजाय इधर को होगी, हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है द्विध्रुव की दिशा। तो ये उल्टा हो जाएगी, यहाँ सब चीज़ें की सारी दिशा पलट लेना, काम ख़त्म। तो यहाँ पे यहाँ के बजाय ये वाली दिशा इधर की तरफ हेड बनेगा, इसमें इधर की तरफ हेड बनेगा, बाकी एंगल वही सेम ही रहेगा। ठीक है, आंसर भी सेम रहेगा। चलो, एक क्वेश्चन और बताया था हमने लास्ट में, ये वाला लास्ट वाला सवाल। तो इसमें क्या था, ये इधर जो है एक द्विध्रुव था, एक इधर द्विध्रुव था। ठीक है, और फिर इसको समांतर चतुर्भुज नियम लगा के सॉल्व किया था हमने। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक काम ये कर सकते हैं कि दोनों की वजह से हमको बलयुग्म निकाल, हमने पहले तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था, पी नेट तो हमने निकाल लिया था, तो बड़ी आसानी से निकल आया था। ठीक है, इधर में ये वाला पी नेट जो आ गया था, पी ही आ गया था, दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री आ गया था। लेकिन इसके बाद जब बल आघूर्ण निकालने की बात आई थी, तो हमने इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो आता है परिणामी, उसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एंगल देख के हमने सॉल्व किया था। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी, एक्स एक्सिस के अनुदिश थी। फिर उसके लिए हमको इन दोनों के परिणामी और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण निकालना पड़ा था, वो हमने निकाल लिया था। अगर परिणामी न निकाले, दोनों द्विध्रुव का अलग अलग बल आघूर्ण निकाल के जोड़ देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो जैसे P1 के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे, P1 के कारण उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण बलयुग्म कितना हो जाएगा, टाउ1 मान लो। अगर बलयुग्म का अगर परिमाण निकालते हैं, बलयुग्म का परिमाण कितना निकलेगा, टाउ1 ये निकलेगा मेरा PE साइन थीटा फार्मूला होता है। तो P की वैल्यू तो हाँ, दोनों P1 P2 के दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, परिमाण तो दोनों का सेम ही है, तो P हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र E है, और थीटा मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला जो पहला वाला है ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा, तो साइन 90 कर दोगे। ठीक है, सिर्फ हम P1 और वैद्युत क्षेत्र की दिशा x की तरफ है ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से P2 के कारण, ठीक है, P2 के कारण उत्पन्न बलयुग्म क्या क्या निकलेगा हमारा, टाउ2 बलयुग्म का परिमाण। अगर लिखना चाहो परिमाण लिख सकते हो, का परिमाण। अगर बलयुग्म में भी केवल लिख दोगे तो अंडरस्टूड रहता है, बोर्ड लेवल पे मान लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा P साइन थीटा, यहाँ पे थीटा हमारा कितना आया था, 90 डिग्री। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, जब इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का टोटल एंगल है, तो ये वाला 90 निकल जाएगा। P1 और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री है, तो सिर्फ इतना कितना बचेगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो एंगल बचेगा वो बचेगा एक थीटा जो होगा हमारा, कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थीटा रहने दो, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा बराबर में 120 माइनस 90, तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, PE साइन 30 डिग्री। आंसर कितना आएगा, PE/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो फाइनल में टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों की दिशा सेम ही होगी, इसकी वजह से जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा ना, तो बल आघूर्ण जब
जब देखते हैं तो हमेशा पी से स्टार्ट करते हैं। एक रूल होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन उंगलियों को जिस वेक्टर का पी वेक्टर से स्टार्ट करोगे ई की तरफ ले जाओगे, तो पी वेक्टर और अंगूठा मेरा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ये वाला ये, ठीक है। तो ऐसे करूँगा, ऐसे घुमाऊँगा, पेचकस कसूँगा तो अंगूठा मेरा जिस पेचकस की नोक की तरफ जाएगा तो वही हमारे इसके वेक्टर होगा। तो इसमें भी कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा, इस वाले में भी। यहाँ पे देखो इनके बीच एक सेकेंड, अब देखो इसकी क्या है, कभी भी दो वेक्टरों के बीच का क्रॉस कराते हैं, ये एक प्रकार से क्रॉस से उत्पन्न होता है। जब दिशा भी निकालनी पड़ेगी ना तो क्रॉस वाला नियम अप्लाई करना होता है। इसमें जो है अगर ये x होगा ये y होगा तो कभी भी क्रॉस कराते हैं तो ध्यान देना, जिसे हमेशा p से स्टार्ट करेंगे, p पे रखेंगे उंगलियों को ऐसे, ठीक है, और ऐसे पेचकस पकड़ेंगे, ठीक है। अंगूठा देखो इधर जा रहा है, इसको क्या है ऐसे पकड़ेंगे कि ये उंगलियां पी से ई की तरफ जाती हुई लगे। तो देखो यहाँ पे देखो ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे खोलूँगा फिर बंद करूँगा तो पी से ई की तरफ जाती हुई लग रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे तो ऊपर की तरफ क्षेत्र निकलेगा, ठीक। तो ये बात ध्यान देना। अगर मेरा पी इधर ये वाला लेता, ठीक है, तो पी से यहाँ से अब क्या होगा, ऐसे अगर लूँगा तो पी से ई की तरफ जाती हुई उंगलियाँ दिखेंगी। अगर इसको कस के पकड़ूँगा, ऐसे कसूँगा तो, ठीक है, पेचकस को ऐसे, तो अंगूठे के नीचे की तरफ दिशा जाएगी। अब इसमें दिख नहीं सकता, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। हालांकि इसकी वजह से होता कुछ भी तो निगेटिव आता है, इसकी वजह से पॉजिटिव आता है। ये ऊपर अपवर्ड दिशा में होगा तो पॉजिटिव आएगा, इसकी वजह से निगेटिव आता, लेकिन जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं। अगर कुछ आता तो इन दोनों का अंतर लेते फिर, ठीक है। तो ये होगा कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर। हमेशा ध्यान देना, इसकी दिशा कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर जो दिशा दिखाई जाती है उसका सिंबल होता है ऐसे, ये वाला एक सर्किल बना के बीच में बिंदी रख दो, समझ गए, तो ऊपर की ओर। ये वाला अगर आता भी तो क्या आता मेरा, नीचे की ओर आता ऐसे, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है। तो अब चूँकि ये जीरो है तो इसकी दिशा डिफाइन नहीं है, ठीक है, जीरो वेक्टर की दिशा डिफाइन नहीं होती है। तो इन दोनों को जोड़ दोगे, इसी पेज में कर देता हूँ मैं। तो टाउ नेट कितना आ जाएगा दोनों की वजह से, कितना आ जाएगा, 0 प्लस PE/2, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा PE/2। हालांकि दो वेक्टरों का जब जो परिमाण निकालते हैं तो पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2PE/2 cos थीटा करते हैं, लेकिन जब एक वेक्टर है ही नहीं है तो उसका ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट एक ही वेक्टर का परिमाण बचता है। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं परिमाण निकालने का तो बेसिक फार्मूला ये होता है कि जैसे दो ठो टाउ निकल आए तो हम जब निकालते हैं तो टाउ नेट तो क्या निकालेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस 2 टाउ 1 टाउ 2 और cos थीटा करते हैं। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। एक ऊपर की तरफ है, एक कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है, जस्ट नीचे की ओर है, जस्ट ऊपर की ओर। तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो जाता है, 180 डिग्री, ठीक है। और टाउ 1 यहाँ पे, टाउ 1 तो हमारा P0 है और टाउ 2 हमारा PE/2 है। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मैं कह रहा हूँ अगर इनकेस दोनों टाउ 1 की वैल्यू 0 ना होती, कुछ होती, तब किस तरीके से लगाते तुम लोग। तो इसको जब सॉल्व करोगे, अगर अपोजिट वेक्टर हैं दोनों की दिशा, तो डायरेक्ट कर देते हैं टाउ 1 माइनस टाउ 2 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को जब ये 180 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ -2 आएगा, ये -1 हो जाएगा cos थीटा, थीटा इक्वल टू 180 रखने पर। तो यहाँ पे टाउ 1 माइनस टाउ 2 डायरेक्ट आ जाता है, हालांकि ये स्क्वायर होता है यहाँ पे अंडर रूट करके, ठीक है। तो यहाँ से जो परिमाण आता है इस तरीके से आ जाएगा। अब ये है कि इसमें परिमाण में निकालते समय ध्यान देना, जो वैल्यू बड़ी हो उसको पहले रखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ 2 बड़ा है तो पहले रख दो और टाउ 1 को बाद में रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से परिमाण आ जाएगा
और जो भी वैल्यू आएगी P/2, और यहाँ पे वैल्यू पुट पर रखोगे तब भी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देना। वैसे भी तुम लोग खूब पढ़े होगे वेक्टर के बारे में, ऐसी चीज़ें तो सीख लो। थोड़ा बड़ा इधर उधर कर देगा क्वेश्चन तो आना चाहिए। चलो, इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो तो E² बटे में एप्सिलॉन नॉट gm² का विमीय सूत्र ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि दूसरा है? इसमें क्वेश्चन दूसरा है। उस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले ये देखो, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या है तुम्हारा, 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, आवेश का मान और प्रकृति बताइए, सिर्फ ये बोला। तो यहाँ पे अधिक n एक फार्मूला होता है Q=Ne। यहाँ पे n होती है अधिकता या कम, अधिक या कम होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो n बराबर में 500 हो जाएगा। और E की वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्या बचा, अब बचा हमारा Q निकालना है हमको। ठीक है, तो Q निकाल देते हैं, Q=Ne। तो n की जगह में हो जाएगा 500 और गुणे में 10⁻⁻19। Q बराबर आ जाएगा, एक चीज़ तो इसमें छूट गई, 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से Q बराबर आ जाएगा 1680, 8 गुणे में 10⁻⁻17 कूलम। ये जो होगा आवेश होगा, फिर धनावेश होगा कि ऋण आवेश होगा, इसमें पूछा है मान एवं प्रकृति। Q का मान तो इतना हो जाएगा, तो प्रकृति यहाँ पे लिख दोगे नीचे। प्रकृति क्या होगी इसकी, धनावेश। ठीक, बस ऐसे लगाना इसको। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो यहाँ पे m बराबर कितना दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन टोटल द्रव्यमान दिया हुआ है 75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम। ठीक है, अब कह रहा है कितना आवेश होगा, तो Q बराबर हमारा फार्मूला होता है Ne। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, तो Q=Ne। अब यहाँ पे पूछा है आवेश, Q पूछा है, E की वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब बचा क्या, अब हमको Q पूछा है, जब तक n पता नहीं होगा तब तक निकाल नहीं पाएंगे, तो n कैसे निकालें, यहाँ पे n भी नहीं पता। तो n निकालने के लिए उसने एक चीज़ और दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Me का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो अब चूँकि कोई ये वस्तु है, इसमें इसका कुल द्रव्यमान m है, इसमें बहुत सारा मतलब कोई भी ये इलेक्ट्रॉनों से भरा पड़ा है। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल द्रव्यमान अगर m है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, सबका द्रव्यमान Me है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ।
तो यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए कुल द्रव्यमान में अगर इसका कुल द्रव्यमान m है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे पता चल जाएगा। यहाँ से n मेरा बंद मिल जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 75 अपान में 9.1 गुणे 10⁻−31। n की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो Q = 75 अपान में 9.1 गुणे 10⁻31 माइनस का गुणे में E 1.6 × 10⁻−19। ये है। जब कहीं पे कोई सवाल में जो कुछ एक हिंट भी यहाँ पे मिल रही है कि n का कोई मात्रक नहीं होता, द्रव्यमान में द्रव्यमान का भाग दे देंगे, ये कुल द्रव्यमान है, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो भाग दे देंगे तो कोई मात्रक नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ से भी थोड़ा सा हिंट मिलता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इसका प्रोसीजर मतलब किस तरीके से लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तरीका, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो कटने वाली संख्या देगा। तो 10 के हाथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -31 है, यहाँ पे -19 है, तो +12, तो प्लस का 12, यहाँ पे 9 है और 16 है, तो 9×8 = 72। तो ये आ जाएगा, गुणे 16 भी है और 16 8 128, तो यही लगभग आएगा 13.18 है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है किस तरीके से तुम इसको लगाते हो, गुणे में 10⁻13 प्लस का, ये तुम्हारा इतना आवेश, कूलम आवेश आ जाएगा। तो तरीके इसके पते होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3 × 10⁻−9 कूलम का धनावेश आ जाता है। ज्ञात कीजिए रेशम पर आवेश, छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.1 × 10⁻−31 kg। तो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे, दिया हुआ है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, ये कोई कांच की छड़ है, ये कोई रेशम है मान लो, इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे। छड़ पर कितना आवेश आ गया, इस पर आवेश आ गया कितना, 3.2 गुणे में 10⁻−9 कूलम। ठीक है, तो रेशम पर आवेश कितना आएगा, ये क्या है, ये तुम्हारी छड़ है, ये रेशम है। तो जितना कांच की छड़ में आवेश आएगा धन आवेश, उतने के बराबर रेशम पर आ जाएगा ऋण आवेश, क्योंकि यहीं से आवेश स्थानांतरित होकर इसमें गया होगा। तो ये मान लो, इसको Q1 मान लेते हैं। तो ठीक है, तो पहला पार्ट का जो आंसर होगा, रेशम पर उत्पन्न आवेश या आवेश बराबर हो जाएगा माइनस आप कांच की छड़ पर आवेश, कांच की छड़ पर आवेश। तो कितना हो जाएगा, -3.2 गुणे में 10⁻−9 कूलम। इसको चाहो तो इसको Q2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो इतना आ गया ये आंसर। दूसरी बात कह रहा है कि क्षण से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्षण में क्या आया है, धन आवेश आया, यहाँ पे क्या है, धन आवेश है। तो यहाँ पे ऋण आवेश आया कितने का, Q2 बराबर में माइनस में 3.2 गुणे में 10⁻−9 कूलम। तो
कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा, इधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आया होगा, मान लो वो इलेक्ट्रॉन आया है, n इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है। तो n इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो अभी पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, कितना, जितना जो भी आवेश स्थानांतरित होता है उसके लिए फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE। Q हमको पता है, Q की वैल्यू हमको पता है 3.2 गुणे में 10⁻⁻⁹। ई की वैल्यू तो भी हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे n मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से रखूँगा 3.2 गुणे में 10⁻⁻19 इक्वल टू n टाइम्स में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे ये कट कट आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 2 गुणे में 10⁻10 इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये पार्ट 2 हो जाएगा। अतः स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 गुणे में 10⁻10। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि क्षण तथा रेशम के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इससे इधर जितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो उतना द्रव्यमान, उतने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और उतने ही इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होगा जितना, उतना इसमें घट जाएगा, तो ओवरऑल डबल का अंतर आ जाएगा। मान लो ये 10 किलो था, इसमें से 1 किलो इधर आ गया, तो चलो ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, तो इसमें 1 किलो अगर घटेगा तो इसमें 1 किलो बढ़ जाएगा। तो अगर अंतर चलो ठीक है, उसमें अंतर नहीं पूछा, तो द्रव्यमान में परिवर्तन क्षण या रेशम दोनों में के द्रव्यमान में सेम परिवर्तन होगा, बस एक में घटेगा एक में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन, इसको डेल्टा एम से लिखेंगे, तो डेल्टा एम या एम ही लिख दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होगा उतना ही होगा, तो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई, और गुणे में जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, कितने स्थानांतरित हुए हैं, n। तो ऐसे कर लेते हैं, तो एम ई कितना होगा 9.1 गुणे में 10⁻−31, और गुणे में n कितना है 2 गुणे में 10⁻10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 8 16, 2 1 2 2 9 18, गुणे में 10⁻−21। इसको और अच्छे सॉल्व करोगे तो एक इसकी दशमलव इधर 1 अंक के बाद लगा देते हैं, हमेशा 1 अंक के बाद लगा देते हैं दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे में कितना हो जाएगा 10⁻−20 इतना kg, ये तुम्हारा द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए होगा, रेशम के लिए भी और क्षण के लिए भी। तो ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्षण के द्रव्यमान में कमी या रेशम के द्रव्यमान में वृद्धि बराबर कितना होगा 1.88 गुणे में 10⁻−20 kg। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, यदि E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान E निर्वात की वैद्युशीलता G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो तो E² में ε0 GM² का विमीय सूत्र ज्ञात करो। तो
अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सबके बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ई बराबर क्या दिखा दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर क्या है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है। तो कह रहा है कि ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर अपान में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल जी एम स्क्वायर का विमी सूत्र ज्ञात करना, ठीक है। विमी सूत्र या विकी विमा, ये निकालना है मेरे को। तो इसकी विमा निकालना है। तो ई क्या है, एक बार आवेश है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ई जो है आवेश को रिप्रेजेंट करना है, तो आवेश का ही यहाँ पे बीमा लिखेंगे, ठीक है। तो ई की जगह में तो क्या हो जाएगी, आवेश की बीमा। अब एप्सिलॉन की बीमा हमको पता नहीं है, वो भी याद रट लेना। जी की बीमा हमको भी पता नहीं, ये या तो रटो। एम की बीमा या तो रटो, या तो और भी तरीके हैं इसके शॉर्टकट्स, ठीक है। एक तो जो पहला तरीका है, इसमें क्या होगा, ई की बीमा का मतलब आवेश की बीमा, ठीक है। आवेश की बीमा, अब बटे में फिर एप्सिलॉन की बीमा, गुणे में फिर जी की बीमा, और फिर एम की बीमा, गुणे में एम की बीमा का क्या है, एम तो द्रव्यमान है, तो एम का दो एम इसको एम और 2 लगा दो, क्या लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है, सबकी बीमा लिखोगे। आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है। विद्युत धारा हाई स्कूल में पढ़े होगे तो AT हो जाएगा इसका, तो सीधा सीधा। एप्सिलॉन का रट लेना, ठीक है। एप्सिलॉन का नहीं भी रटोगे तो तुरंत निकालना आना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका m-1 L की घात -3 और T की घात 4 A की घात 2, ठीक है। ये बीमा तुम लोग को फार्मूला पता हो तो निकाल लोगे, ठीक है। और G की बीमा तुमको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो निकालना आना चाहिए। निकाल तो लेते ही होगे मेरे हिसाब से, नहीं निकाल पाते हो तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो द्रव्यमान की बीमा हो ही जाएगी। इन सबको सॉल्व कर लोगे तो आंसर तुम्हारा सब कट कुटा के 0 0 0 ही आएगा। m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0 और A की पावर 0। तो क्या हो गया, बीमाहीन हो गया, ठीक है। बस इतना ही लिख दोगे, यही आंसर हो जाएगा। और लिखना हो तो बीमाहीन भी लिख देना, ठीक है। अब एक हमारा ये जो है ना, एक फार्मूला होता है जैसे एफ जी होता है m1 m2 अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। एक होता है वैद्युत बल FE, ये कितना होता है, ये होता है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों बीमा, ये भी बल है ये भी बल है, तो सेम राशि का जो है ना बीमा सेम होती है। वो बल चाहे वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, लेकिन बीमा देखेंगे तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है इसकी बीमा और इसकी बीमा दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये भी आवेश है ये भी आवेश है, तो आवेश का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कुछ छूट गया है क्या, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो ठीक, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉनों के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये
ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हो, ये किन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा, और ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये दो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए एफ जी कितना हो जाएगा, जी एम और एम अपान में आर स्क्वायर। अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इनके बीच की दूरी अगर आर है, इनके बीच में जो भी बल लगेगा एफ जी, तो वो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। इसका भी द्रव्यमान एम है, इसका भी द्रव्यमान एम है, इसका आवेश ई है, इसका आवेश ई है, ठीक है। तो इसमें एफ ई वैद्युत बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई अपान में आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एफ जी बाई एफ ई कर दूँ या एफ ई बाई एफ जी जो भी कर दूँ, अगर मैं इनको इसमें कुछ ऐसा कर दूँ कि इस तरीके का मिल जाए, तो ई स्क्वायर को मेरे को ऊपर रखना है। ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है, 2/1 कर दूँ, ठीक है। संबंध संबंध 1 में संबंध 2 में संबंध 1 का भाग देने पर क्या हो जाएगा मेरा, एफ ई बाई एफ जी इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो ये तो ई स्क्वायर ऊपर ही रहेगा और अपान में आर स्क्वायर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो वही चीज़ एकदम एग्जैक्टली आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर अपान में कैपिटल एप्सिलॉन भी रहेगा, जी भी रहेगा और एम स्क्वायर रहेगा, पाई भी आएगा, ठीक है। 1/4 पाई होगा, इस तरीके का सब कुछ बनेगा। अब इनकी जब हम बीमा निकालेंगे तो ये तो बल अपान बल है, तो इनके बीमा तो बीमाहीन हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इस रिलेशन से मैं यहीं पे इसको लगा देता हूँ, क्योंकि अगले पेज में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो, क्या निकालोगे, अतः ई स्क्वायर अपान में एप्सिलॉन, और इसकी बीमा तो ये बीमाहीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो जी एम स्क्वायर की बीमा बराबर कितना हो जाएगा, एफ ई अपान में एफ जी की बीमा। एफ ई अपान एफ जी की बीमा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बीमाहीन हो जाएगा। बल अपान बल मतलब m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0। अब चूँकि यहाँ पे आवेश है इसलिए a भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। काम खत्म। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें कह रहा निर्वात में 1 मीटर की स्थिति पर दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे उसके लिए क्या है कि दो पार्टिकल हैं, ये कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है इनके बीच न्यूनतम बल लगे थे। न्यूनतम बल का मतलब है कि इनमें आवेश जो आ सकते हैं वो सबसे कम से कम लगे।
उत्पन्न हो, तो भी तो तभी सबसे न्यूनतम बल उत्पन्न होगा। बीच की दूरी तो बदल सकते नहीं है। तो हमारा फार्मूला होता है बराबर में 1/4 पाई Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम, चूँकि इनके बीच की दूरी तो फिक्स हो गई है तो उसको तो बदल नहीं सकते। R = 1 मीटर। इसमें हमारे हाथ में क्या है, आवेश। इनको जितना कम आवेशित करेंगे उतना कम इनके बीच में वैद्युत बल लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे कम आवेश कितना ले सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश कभी नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूनतम बल लगने के लिए या प्रश्नानुसार ऐसे भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, Q1 = Q2 = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही सबसे न्यूनतम आवेश होता है, इससे छोटा होता ही नहीं है। तो यही न्यूनतम बल लगेगा। तो इसलिए F अतः न्यूनतम बल F बराबर ऐसे लिख सकते हो, F मीन का मतलब होता है न्यूनतम। कितना हो जाएगा, 1/4 इसको 4πε0 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे में 1.6 × 10⁻⁻19 अपान में 1 मीटर का स्क्वायर। इसकी तो वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगी। और गुणे में इधर से कितना आ जाएगा, 16 256। और गुणे में 10⁻−19 यहाँ पे रहेगा। तो 10⁻−19 दूनी 38। ये 1 तो ख़त्म ही हो जाएगा, 1 ही बचेगा। इसका फिर से मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 50, 9 दूनी 18, 5 23। लगभग आ जाएगा इतना, 23.4 गुणे 10⁻−38 में से माइनस में 29 न्यूटन। आंसर कितना आया, इतना ही आया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ठीक है, नहीं है, गड़बड़ नहीं है। इसको क्या होगा, 1 और 10 के बीच में इसको बनाओगे तो 2.3 गुणे में ये 4 चाहो तो रहने दो या तो छोड़ भी सकते हो, तुम्हारे मर्जी पे है। 2.304 गुणे में 10⁻28 न्यूटन। ये F मेन होगा। ये क्या होगा, न्यूनतम बल जो लगेगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें मेन इसमें बात कौन सी है कि न्यूनतम यहाँ पे आवेश नहीं दिया हो तो आवेश कितना लोगे, मेन मुद्दा यहाँ पे ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम के 2 तांबे के गोले वायु में, ये 2009 में पूछा गया था। ये सब टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। 2 गोलों में 10 सेंटीमीटर की दूरी, अच्छा 2 गोले वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक 10�6 तांबे के परमाणुओं के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों के बीच कूलाम बल की गणना कीजिए। और अवोगाद्रो की संख्या दिया हुआ है और तांबे का परमाणु भार दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये हालांकि इतने ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते, कभी कभार ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब पढ़ रहे हो तो आना चाहिए ना, जब इतना डेप्थ में पढ़ रहे हो तो। इसमें केमिस्ट्री का यूज कर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, पढ़ चुके हो। तो इसमें कह रहा है कि देखो, एक 10 ग्राम का तांबे का टुकड़ा ये है, एक 10 ग्राम का तांबे का टुकड़ा, तो इसका भी द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम। इसका भी द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम। अच्छा, प्रत्येक परमाणु के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित किया जाता है। तो अभी हमें पता नहीं, मान लो n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया होगा। ठीक है, और स्थानांतरण के बाद पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा। ठीक है, तो हमको F पूछ रहा है। ठीक है, तो F के लिए 1/4 पाई Q1 Q2 अपान में R² होता। अब यहाँ पे तो इसमें जितना आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए होंगे तो जितना इसमें धन आवेश उत्पन्न होगा उतना इसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। मान लो ये धन आवेशित हो गया, ऋण आवेशित हो गया, तो आवेश तो दोनों में परिमाण तो बराबर रहेगा।
ठीक है। तो अगर इसमें प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा तो इसमें माइनस क्यू उत्पन्न होगा। और फिर यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा अब यहाँ पे मेन मुद्दा है क्यू वैल्यू निकालना, ठीक है। तो Q1 इजक्वल टू Q2 इजक्वल टू कितना होगा मेरा, NE के बराबर आ जाएगा। और R तो मुझे पता ही है, R कितना है 10 सेंटीमीटर। R जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको ये भी लिख सकता हूँ 0.1 मीटर। अब मेरे को और कुछ निकालना नहीं है, मेरी कहानी इसमें n के लिए लड़ाई है पूरी। तो n कैसे निकलेगा, तो n निकालने के लिए क्या उसने बोला है, इसमें क्या है कि 10 ग्राम तो है। अब कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, अब कह रहा है कि इसमें मेन पॉइंट इसने एक बात लिखी है इसमें कि क्या लिखा हुआ है इसमें, हाँ 10 प्रत्येक 10 की घात 6 परमाणु में से एक परमाणु के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित होता है, ये मेन लाइन है, ठीक है। तो 10 की घात 6 परमाणु से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अब इतने परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, तो इसमें कितने परमाणु होंगे वो हमको पता चल जाए, ठीक है। अब इसमें कितने परमाणु होंगे, अब इसमें क्या है कि इसमें 10 ग्राम दिया है, मतलब 10 परमाणु तो है नहीं है, इस ग्राम को परमाणु में बदल लो। ग्राम को परमाणु में बदलने के लिए सीधा सिंपल फार्मूला होता है मोल कॉन्सेप्ट में कि इस 10 ग्राम को मैं ये लिख सकता हूँ, इसको अगर परमाणु में बदलना चाहूँ मैं तो ग्राम में भार बटे अणु भार, या सॉरी परमाणु भार। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या अगर मैं निकालना चाहूँ तो परमाणु यहाँ से निकालना चाहूँ अगर मैं, तो इसमें कर दो कि ग्राम में भार कितना है 10 बटे इसका परमाणु भार कितना है 60, कितना है परमाणु भार 63.5, ये हो जाएंगे परमाणु, सीधा डायरेक्ट आंसर, ठीक है सर। नहीं ये तो हो गया परमाणु, ये तो अब होगा एक सॉरी इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, हम इतने मोल होगा। अब मोल में जब किसका गुणा करा देंगे Na का, तो ये परमाणु बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही मेन कहानी है कि 10 बटे में 63.5 का भाग दोगे तो ये 1 मोल बनेगा। इसमें अवोगाद्रो संख्या का गुणा करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा परमाणुओं की संख्या। तो अवोगाद्रो की संख्या कितनी दिया हुआ N 6.022 गुणे में 10 की घात 23 परमाणु से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। जब इतने से इतनी है तो 1 से कितनी होगी 1/, में 10 की घात 6 एक परमाणु से, इतने से कितनी हो जाएगी, इतने का गुणा हो जाएगा। अब ये वाली यहाँ पे जगह आएगी नहीं मेरे को, तो ये वाली संख्या यही वाली यहाँ पे लिखी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कितना 1/, में 10 की घात 6 गुणे में 10 बटे में 63.5 गुणे में 6.022 गुणे में 10 की घात 23, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेंगे, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, यही टोटल, यही हमारी n वैल्यू होगी। अतः n बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे 10 की घात 6 10 की घात 6 10 की घात 6 से 10 की घात 6 काट दो, सॉरी 10 की घात 6 से 10 की घात 23 कटेगा, 23 24 6 18, 10 की घात 18 बचेगा।
ये है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 6.022 अपान में 63.5, ठीक है, इतना कर लेना। ये एन वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ से फिर हमारा क्यू निकल आएगा। तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.022 गुणे में 10⁻18 बटे में 63.5 गुणे में 1.6 इंटू 10⁻−19। ये आवेश आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 गुणे में, अब ये 6.022 गुणे में 10⁻18 डिवाइडेड बाई 63.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19 ये, और अपान में 0.01 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ सॉल्व होने ही वाली हो उसको कर देना, बाकी को छोड़ देना, ठीक है। तो अब एग्जाम में इतना बैठ के तो गुणा भाग नहीं करोगे। यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर भी होगा, समझ गए, ये पूरे का, ये यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, थोड़ा यहाँ तक लगा लिए तो समझो तुमने सवाल को पूरा कर दिया, ठीक है। हालांकि ये होगा कितना, 9 गुणे में 6.022 का स्क्वायर गुणे में 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 63.5 का स्क्वायर गुणे में 10 की घात में कितना हो जाएगा, ये कितना है 9, ये 18, ये 19, 18 19 ख़त्म हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 1। 10⁻−1 का स्क्वायर करेंगे, 10⁻−2 बचेगा, 10⁻−1 10⁻1 ख़त्म हो जाएंगे, 10⁻9 ओनली बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अप्रॉक्स वैल्यू निकालना चाहें अगर, ये 16 में 256 और 256 256 9 9 2 18 लगभग 25 गुणे 10 की घात 9 के आसपास आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली। अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 2.07 गुणे में 10 की घात 18, ठीक है, न्यूटन। मेन इसमें प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें किसी ने क्या हो गया, 10 ग्राम द्रव्यमान वाले तांबे के प्रत्येक गोले में परमाणु की संख्या किसी ने निकाल दिया, तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल देगा, उसमें 1 नंबर मिल जाएगा। तो स्टेप वाइज लगाने का ये फ़ायदा रहेगा। एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित आवेश, यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर हो गए। इसके बाद जब गोलों के बीच कुलामी बल निकालोगे, यहाँ पे निकालते समय अगर इनके सारा वैल्यू पुट कर दिए और आंसर तुम्हारा यहीं तक निकाल के छोड़ दिए, तो अगर ये 4 नंबर का है तो 4 नंबर मिल जाएगा। ये 4 स्टेप हो गए। नहीं तो क्या होगा, अगर ये 5 नंबर का आया होगा क्वेश्चन तो क्या होगा, इसमें 1 नंबर मिलेगा, इसमें भी 1 नंबर मिलेगा, इसमें भी 1 नंबर मिलेगा, इसमें 1 या 1.5 मिल ही जाएगा, जो भी मिलेगा। 4 नंबर तुम्हारा 100% मिलेगा, 1 नंबर कटेगा अगर तुम फाइनल आंसर नहीं निकाल के आए तो, मतलब इतना ही लिख के छोड़ के चले आए। तो इन चीज़ों को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक यूरेनियम 238 नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, और यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित नाभिक के केंद्र से 9 × 10⁻−15 मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है। तो देखो कोई अल्फा कण होगा, उससे क्या कोई यूरेनियम नाभिक होगा, ये यूरेनियम कितना है, ये 238 92। अब इससे अल्फा कण विघटित हुआ होगा इसके केंद्र से, ठीक है। ये मान लो ये नाभिक है, ये नाभिक ही मान लो इसको, यूरेनियम नाभिक। और यहाँ से अल्फा कण निकलेगा, अल्फा कण केंद्र से कितनी दूरी पर है,
यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, 9 गुणे 10 की घात, ये जो है दूरी हमारी हो जाएगी 9 गुणे में 10 की घात -15 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई इसके सेंटर से। यहाँ पर तुम्हारा अल्फा कण है, ये क्या है, अल्फा कण। अब अल्फा कण को एक हम बोलते हैं हीलियम नाभिक भी बोलते हैं। ये क्या होगा, हीलियम नाभिक। तो इसमें आवेश कितना होगा, इसमें हमेशा आवेश होता है, इस वाले में Q2 मान लेते हैं इसको, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसमें कितना आवेश होगा, जितना यहाँ से अल्फा कण लेके जाएगा आवेश उतने, तो इस ठीक, एक सेकेंड। यहाँ पे अल्फा कण जब निकलता है तो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अंदर से नाभिक से 2 प्रोटॉन लेके निकलेगा, तो यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना बचेगा, जेड इसका जो हो जाएगा 90 - 2, ठीक है। या इसका ले सकते हो, अल्फा कण का जो जेड होता है वो 2 होता है, ठीक है। और जब इससे 2 निकल जाएंगे तो यहाँ पे जेड कितना बचेगा, 90। तो आवेश यहाँ पे Q1, इसको अगर मैं Q1 बोलूँ तो कितना हो जाएगा, 90 × E, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे आवेश मिल गया। अब कुछ नहीं, इसमें फार्मूला लगाना हमको, बल पूछा है F, कूलाम बल F। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। तो F बराबर में 9 × 10⁹ Q1 कितना होगा, 90E, और इसका आवेश कितना होगा, 2E। ये सवाल बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा गया, ठीक है, इसको ध्यान देना। और ये दूरी कितनी है, 9 गुणे में 10 की घात -9। इसमें लिखा भले एक बार है, लेकिन इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान देना। तो यहाँ से ये सीधा सीधा वैल्यूज कट रही हैं, 9 से 9 कट गया, यहाँ पे स्क्वायर भी है सारी, तो एक यहाँ पे 1 9 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 1 9 ऊपर वाले काट दो इसको यहाँ से, तो बचेगा क्या, 15 दूनी 30। तो बचेगा 10 की घात 9 गुणे में 1.6 × 10⁻⁻19, 2 भी है यहाँ पे, तो गुणे 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 की घात -30 हो जाएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 29 में से 30 गए, -8 आ जाएगा, अब -8 9, तो प्लस का 1, तो हो जाएगा 2.56 गुणे 2 गुणे में 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, ठीक है, ये आया, और 10 है ये गुणे में। तो F बराबर कितना आ जाएगा, टोटल 51.2 न्यूटन। इतना ही आ रहा है कि नहीं, हाँ कहीं पे कुछ छूटा है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया, एक वैल्यू कम ज़्यादा आ रही है। एक ये 90 इसका छूट गया, ये वाला 0 यहाँ पे छूटा है, तो यहाँ पे ये वाला 0 यहाँ पे 20 कर लो, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये 512 न्यूटन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है।